जल संसाधन विभाग के द्वारा मौसमी मजदूर कार्ड बाढ़ के समय में पिछले वर्ष के राशि का भुगतान नहीं किया गया है। स्विस गेट के देखरेख और बंद करने से इन गार्ड लोगों ने इनकार कर दिया है, जो शहर के लिए चिंता का विषय बन गया है। अब आइए आपको थोड़ी विस्तार से इस बात को बताते हैं। जल संसाधन विभाग के द्वारा मौसमी मजदूर गार्ड का पिछले वर्ष का भुगतान नहीं करने के कारण मौसमी मजदूर ने स्विस गेट को देखरेख व बंद करने से मना कर दिया है, क्योंकि इनका पिछले वर्ष का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। यह भी चिंता का विषय है। शहर में एकमी घाट से लेकर मब्बी तक 27 से 28 स्विस गेट बने हुए हैं, जिसे नदी का जल स्तर बढ़ने पर उसे गिरा दिया जाता है। कई वार्ड जैसे कि 30, 31, 32, 22, 24 सहित अन्य वार्डों में स्विस गेट बने हुए हैं, लेकिन इन लोगों का भुगतान नहीं होने के कारण इन लोगों का काम पर नहीं आना और स्विस गेट की देख रेख नहीं करना, यह शहर के लिए मुख्य चिंता का विषय है। जल संसाधन विभाग को इस पर जल्द से जल्द अमल कर इन मजदूरों को भुगतान करना चाहिए और इन्हें वापस फिर काम पर बुलाना चाहिए। वहीं जो स्विस गेट पर काम करने वाले मजदूर हैं, यानी कि जो गार्ड हैं, जो इस गेट की देख रेख करते हैं, इन लोगों ने कहा कि हम लोग इस गेट का देख रेख साल के 12 महीना करते हैं, लेकिन मानसून के समय में और बारिश बाढ़ के समय में हम लोगों की मुस्तैदी और बढ़ जाती है। अगर नदी की पानी के जल स्तर में बढ़ोतरी होती है तो हम लोगों को गेट खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। गेट के अगल बगल से कहीं कटाव न हो जाए, इसीलिए टार्च लेकर रात में भी ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन पिछले 1 साल से भुगतान नहीं हो पाने के कारण पूरा परिवार भूखमरी के कगार पर है। साथ ही मजदूरों ने जल संसाधन विभाग के पटना के मुख्य अभियंता यानी कि मुख्य इंजीनियर पर भी आरोप लगाया है। मजदूरों का कहना है कि पटना से इंजीनियर साहब भी आए थे। उन्होंने तो पहले काम करवाने के लिए आश्वासन दिया, पहले कहा कि आप लोग काम करें, नियमित तौर पर काम करें, आप लोगों को वेतन की भुगतान कर दी जाएगी। लेकिन एक बारगी जाते जाते उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को पेमेंट अभी नहीं होगा, आपको काम करना है तो करे, ना करना है तो ना करे। इसके बाद ये गार्ड लोग भी हरकत में आए और अपनी मांगों को लेकर अपनी मांगे को बुलंद करने लगे और उन्होंने काम बंद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे परिस्थिति में जब मूसलाधार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है और भारी बारिश हो भी रही है, बाढ़ आने की खतरा भी मंडरा रही है, नदियों के जल स्तर में भी वृद्धि देखी जा रही है, इसके बावजूद भी जल संसाधन विभाग के द्वारा अपने कर्मचारियों के प्रति ये सौतेलापन व्यवहार कहीं न कहीं अमानवीय है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो स्विस गेट पर गार्ड का काम करते हैं, देख रेख का काम करते हैं, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या क्या बातें कही है, आप खुद सुनिए खुद। हाँ, पर साल हम लोग ड्यूटी किया था, समझा। ये शहर को हम लोग बचाया और रात में 12 बजे 1 बजे पब्लिक हम ही लोग को तंग करता है, साहब लोग को तो तंग करता नहीं है, समझता है कि ये लोग पुराना ड्यूटी करने वाला आदमी है। और उसके बाद में जो है गाली सुन के बात सुन कर करके रात हो ब्यार हो, रात में जा कर के डुब्बी मारना पड़ता है, हैंड पैप खुल जाता है, उसको शहर को जो है बचाते हैं। और आगे दफे जो हम लोग ड्यूटी किया था, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, ये पैसा नहीं मिला। दूसरी बात है कि ये कल परसों में ये पटना से अफसर आए थे, चीफ इंजीनियर आए, उसके बाद में उनके सामने में जो है वो चारों तरफ घूमे, उनके सामने बोली कि ठीक है वो पैसा मिल जाएगा। जब वो चले गए पटना तो उसके बाद में आप क्या बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं ड्यूटी करना ना करना है तो तुम लोग अपना समझो। तो इसी वजह से हमारा पिछला पैसा वो मिल जाना चाहिए और उसके बाद में ये पैसा हम ले करके आप सोचेंगे ड्यूटी करें या नहीं करें, सो वो विभाग समझे।
वो हमको तो ये अगला पैसा दे देगा, तब उसके बाद में हम ड्यूटी का सोचेंगे और शहर को बचावेंगे। अभी भी जो है ना, क्या ड्यूटी करते हैं? वो नदी में वो बाढ़ पीड़ित का जो वो फाटक गिराते हैं सुरेश गेट, और उसके बाद में बांध में रात में छाता लेके, डंडा लेकर के, टॉर्च लेकर के ड्यूटी करना पड़ता है रात भर। और उसके बाद में जैसे पहरा करता है, आवाज देते हैं कि आप लोग ठीक से रहिएगा, हम जागे हुए, हम देख रहे हैं, समझा। और उसके बाद में जहाँ से हम सीएम कॉलेज से लेके 1वीं तक हम जाते हैं रात में, और 10-11 बजे रात तक जाते हैं। उस तरफ जो है दुर्गा थान का हासिम है, वो हासिम उस तरफ से लेकर के पटेल चौक तक जाता है, समझा। और हम लोग जब से बांध बना है, वो हम 2 आदमी इसमें डिप्यूटेड 30 साल के लगभग होने जा रहा है, और आज तक नौकरी भी नहीं हुई। तो डेली विजिट वाला भी खड़ा हुआ, पैसा जब नहीं मिले टाइम पर तो भूख मर के ये काम किया जाएगा। किस विभाग में? ये वाटरवेज वाले में है हम लोग, जल संसाधन। हाँ, जल संसाधन में है, समझा। बस यही बात है, और ड्यूटी नहीं करना है। पैसा जब तक नहीं मिलेगा, जब तक ड्यूटी नहीं करेंगे। चाहे शहर का आदमी भी अगर आ जाएगा कि गेट को बंद करने के लिए हमको, तो हम बंद नहीं करेंगे जब तक हमारा पिछला पेमेंट दे दे। जल स्तर अभी 2-3 दिन जो लगातार बारिश हुई है, मौसम विभाग ने जो कहा था कि बारिश होगी बहुत तेज, उससे नदी का जल स्तर पानी का बढ़ गया है। और जो स्विस गेट के जो देख रेख करने के जो यहाँ मौसमी मजदूर थे जो देख रेख करते हैं, उनसे हमने बुलाया था कि 1-2 स्विस गेट जिसका हमको गिरवाना था, क्योंकि पानी बढ़ेगा तो बढ़ सकता है, पानी इधर ना आ जाए, इसलिए उसको गिराने के लिए जब उनको बुलाया तो उन्होंने सीधे इनकार कर दिया कि पिछले वर्ष हमारा पैसा का भुगतान नहीं हुआ है। जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, इंजीनियर हैं, जो भी विभाग के, जो जल संसाधन विभाग के जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जो लोग हैं, एसडीओ हैं, ओवरसीएल हैं, एसी हैं, उन लोगों को कहने पर हम लोग बार बार कहते हुए 1000 बार कहा, उन लोगों ने हमारा पैसे का भुगतान नहीं कराया है। इस बार बाढ़ आए, पानी आए, कुछ आए, हम लोग जो है पानी बढ़े नदी का, हम लोग एक बार भी नदी बांध की तरफ न जाने वाले न देखने वाले। वो सारे वो जो 6 लोग थे जो पिछले उनका भुगतान नहीं हुआ, गरीब परिवार के, वो लोग रात को 12 बजे रात सुबह दोपहर शाम जब भी बोलते हैं हम लोग, तो रात को वो लोग डुब्बी मारकर जो स्विस गेट है उसमें जाकर बोरा गिरा के उन लोग बंद करने का काम करते हैं, शहर को बचाने का काम करते हैं। 1वीं से लेकर 9वीं तक जो है टोटल 27 से 28 स्विस गेट है, और शहर को वही स्विस गेट पानी को शहर में आने से रोकने का काम करता है। अगर इस तरीके से उन गरीब मजदूरों को, उनके परिवार के लिए उनको पैसा का भुगतान नहीं होगा, वो अगर काम पर नहीं आएंगे, तो आप ही बताइए वो लोग, हम लोग कैसे इस बाढ़ का सामना हम लोग कर पाएंगे। मैं जिला प्रशासन को भी और जल संसाधन विभाग को भी संज्ञान में देना चाहता हूँ कि आप लोग उनका जल्द से जल्द उनका पिछले वर्ष का जो भुगतान है 268 रुपये के रोज से 3 महीने का 6 मजदूर हैं, जो मौसमी मजदूर हैं, गार्ड हैं, उनको पैसा का भुगतान किया जाए, ताकि वो लोग इस वर्ष भी बाढ़ में हम लोगों का, दरभंगा शहर की जनता के साथ उन लोगों को बचाने में, उन लोगों के साथ बांध पर पूरा निगरानी करें, देख रेख करें, सारे स्विस गेट को बंद करने का काम करें, और लगातार उसको सूचना में रहे और देख रेख में रहें कि कोई तरीके की अप्रिय घटना, बाढ़ की कोई ऐसी समस्या शहर को न हो। अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ कहीं भी कभी भी आ सकती है, तो तैयार रहना अच्छा है। बाढ़ की चेतावनी का ध्यान रखें, रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबार पढ़ें। केवल अधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनी पर विश्वास करें। फोन बैटरी को बचाने के लिए एसएमएस का उपयोग करें। अपनी आपातकालीन किट तैयार रखें। एक प्राथमिक चिकित्सा का बक्सा, मजबूत रस्सियां, लालटेन, बैटरी संचालित टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी, ताजे पानी और सूखे भोजन का अतिरिक्त सामान, मोमबत्तियां, माचिस और केरोसिन। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक जल रोधक थैले में रखें। पशुओं की रस्सियां खोलें। सुरक्षित ऊंचा स्थान या सेफ शेल्टर निर्धारित करके रखें। तैयारी में ही समझदारी। एक आरटीआई कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और जदयू के पुराने नेता ने दरभंगा शहर के स्वास्थ्य महकमे को हिला कर रख दिया है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा माजरा आखिर क्या है। मामला बड़ा संगीन नजर आ रहा है। ये है जनाब इकबाल अंसारी। इन्होंने दरभंगा के सिविल सर्जन से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक जानकारी मांगी थी
और वो जानकारी ये थी कि दरभंगा जिला में कुल कितने निबंधित अस्पताल चलाए जा रहे हैं, जिसके जवाब में दरभंगा सिविल सर्जन के द्वारा जो लिस्ट दी गई, वो क्या लिस्ट दी गई, क्या उन्होंने देखा, क्या कहा, ये सब जानने के लिए आप खुद इकबाल अंसारी का ये बयान सुनिए। इकबाल अंसारी ने कब इनकी शुरुआत करी, कब इनको क्या जवाब मिला, पूरा विवरण आपको इस प्रेस वार्ता के आयोजन से खुद इकबाल अंसारी दे रहे हैं। आप स्वयं देखिए कि दरभंगा शहर जो मेडिकल के नाम पर पूरे विश्व में नाम कमा रही है, मेडिकल जगत के लिए, स्वास्थ्य जगत के लिए दरभंगा का नाम पूरे एशिया महादेश में मशहूर है, लेकिन अंदर अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, इसकी बहुत बड़ी खुलासा इकबाल अंसारी ने सूचना अधिकार के नियम से किया है। आइए आपको पूरी जानकारी इकबाल अंसारी दे रहे हैं, आप स्वयं देखिए कुछ दिन पूर्व मैं स्वास्थ्य विभाग से एक आरटीआई दायर किया था और आरटीआई के माध्यम से मैंने ये प्रश्न किया था कि मुझे बताया जाए कि दरभंगा जिला के अंतर्गत कितने लीगल हॉस्पिटल्स क्लिनिक रन कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दरभंगा सिविल सर्जन को आदेश दिया गया। जो आदेश दिया गया है उस आदेश के आलोक में अपर निदेशक सह लोक सूचना पदाधिकारी स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा आदेश दिया गया सिविल सर्जन को कि आप सूचना उपलब्ध कराइए। सिविल सर्जन के द्वारा मुझे 9/4/2020 को सूचना उपलब्ध कराई गई। सूचना उपलब्ध कराने के उपरांत मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ देख करके कि 67 क्लिनिक और हॉस्पिटल्स जो निबंधित हैं वो दरभंगा में चल रहे हैं, ऐसा सिविल सर्जन महोदय के सूची से पता चला। लेकिन उस 67 सूची में 27 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसका रजिस्ट्रेशन 2017 में, किसी का 2018 में, शर्मा डायग्नोसिस है उनका 2018 में, फरीदिया हॉस्पिटल्स है जो कि एक ट्रस्ट से चलती है उसका 2017 में, मतलब 27 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसका 2017 में रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया, बावजूद ये चल रहा है। क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 कहती है स्पष्ट रूप से कि किसी भी हॉस्पिटल्स को अगर चलना है और उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो रहा है तो उसको 3 महीना पहले सिविल सर्जन के कार्यालय को आवेदन दे करके उसका रिन्यूअल कराना होगा, परंतु इन लोगों ने नहीं किया, इसलिए इन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरा जो होते हैं सिविल सर्जन कमांडिंग ऑफिसर होते हैं और सिविल सर्जन के देखरेख में ही रजिस्ट्रेशन की जाती है सभी हॉस्पिटलों का। तो सिविल सर्जन को मुख्य आरोपी बनाया गया है और इससे पूर्व में जो सिविल सर्जन महोदय थे उनको भी आरोपी बनाया गया है और जो आरएलओ है उनको भी आरोपी बनाया गया है। मैंने सिविल सर्जन महोदय को एक पत्र जारी किया था। मैंने पूछा था कि आपने ये 67 हॉस्पिटल का जो मुझे सूची दिया है, मुझे बताया जाए कि कहीं मानव भूलवश तो सिर्फ 67 हॉस्पिटल का नहीं दिया गया। ऐसा तो नहीं है कि मानव भूलवश आपने हमको 67 हॉस्पिटल का दे दिया, जबकि हॉस्पिटल तो बहुत सारा है। तो उनका कोई उत्तर नहीं आया। इससे स्पष्ट होता है कि 67 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है। इस सूची के अवलोकन के उपरांत मैं दरभंगा जिला का भ्रमण करना शुरू कर दिया और मैंने पाया कि 126 हॉस्पिटल जो है जिसका रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। 126 हॉस्पिटल में सर्वप्रथम जो है सो 3 हॉस्पिटल्स डॉक्टर रूही यास्मीन और मोहम्मद सलीम, जिनका मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के नाम से दारू भट्टी पर है, उसी के ठीक सामने में उनका एक और हॉस्पिटल है मेट्रो हॉस्पिटल, ये भी डॉक्टर रूही यास्मीन जी का है। मेट्रो हॉस्पिटल एक और है डॉक्टर रूही यास्मीन जी का, ये अललपट्टी में राजा सलहेश मंदिर के ठीक सामने में है। 3 हॉस्पिटल्स ये हो गए। एपेक्स डेंटल केयर है, AR लाइफ केयर है। आपका हेरिटेज इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हेरिटेज हॉस्पिटल के पास रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। अच्छा, न्यू दरभंगा संजीवनी हॉस्पिटल के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। देवराज हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। मीना महासेठ के पास हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। नेशनल डेंटल हॉस्पिटल के पास मतलब टोटल अगर देखें, मेरा मानना है कि 500 से ज़्यादा छोटे और बड़े हॉस्पिटल्स निकलेंगे अगर ढंग से सघन जांच हो जाए। इसमें पूर्ण रूप से सहभागिता जिला स्वास्थ्य के पदाधिकारियों का और सिविल सर्जन के मेल जोल से इस तरह का
ये बहुत बड़ा एक तरह का स्कैम कहिए कि ये चल रहा है। डॉक्टर शाहनवाज हुसैन, जायसवाल क्लिनिक, भारतीय हेल्थ केयर, अग्रवाल नर्सिंग होम, शौर्य हॉस्पिटल, मैंने कितना मैं नाम गिनाऊँ आपको, नूर इमाम, अल हिलाल हॉस्पिटल, सुधा हेल्थ केयर, मैंने बहुत सारा ऐसा हॉस्पिटल है जो बिना रोक टोक के इलीगल चल रहा है। मैं इस विषय में राज्य के प्रधान सचिव को हॉस्पिटलों का 27 फोटो लेकर के 27 फोटो रंगीन फोटो के साथ मैं सिविल सर्जन प्रधान सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग को भेजा एक पत्र, और पत्र भेजने के बाद मैंने कहा कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब उनके तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, एक प्रतिलिपि मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी दी। जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया कि वो जिसको मैंने आरोपी बनाया है सिविल सर्जन को, उन्हीं को जांच के लिए वो भेज दिए। 12/6/2020 को मैंने आवेदन दिया था जिला पदाधिकारी को। जब मैंने देखा कि भाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, फिर मैं एसपी महोदय को 17 तारीख को मैं एसपी महोदय को एक आवेदन दिया कि इन पर 420 का मुकदमा दर्ज हो, इन पर सारी कार्रवाई हो जो लीगल तरीके से होनी चाहिए। वहाँ भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लास्ट में मुझे कानून का सहारा लेना पड़ा और माननीय न्यायालय के मुख्य दंडाधिकारी महोदय के समक्ष मैंने एक नालसी दायर की, और नालसी में स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया कि एफआईआर दर्ज की जाए और इन पर इन्वेस्टिगेट करके इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। मैं बिहार के इस सुशासन की सरकार से मैं मांग करता हूं कि आप अपने आप को सुशासन की सरकार बोलते हैं, आज आपके स्वास्थ्य विभाग का जो बिहार के सभी विभागों में से एक महत्वपूर्ण विभाग है, उसका 126 हॉस्पिटल का इस तरह से इलीगल निकल जाना एक जिला में, ये बहुत बड़ा कलंक है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को, मंगल पांडे को अविलंब नीतीश कुमार को बर्खास्त करना चाहिए। उनके संपत्ति की जांच करानी चाहिए कि जब एक जिला में 126 है तो पटना का क्या हाल होगा, मुजफ्फरपुर का क्या हाल होगा, मधुबनी का क्या हाल होगा, अन्य 38 जिलों का क्या हाल होगा। इसलिए इसमें पूरी संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी की है, जो करोड़ों रुपया का डोनेशन इन्हीं हॉस्पिटल्स, इलीगल हॉस्पिटल से लेकर के अपना धंधा करते हैं, अपने पार्टी का दुष्प्रचार करते हैं, और उनके संरक्षण में, स्वास्थ्य मंत्री के संरक्षण में ये इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को भी नैतिकता के आधार पर, जब इतना बड़ा कुकर्म, इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा स्कैम सामने आया है, उनको नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इकबाल अंसारी हुआ। मैं पूर्व युवा जदयू जिला अध्यक्ष हूँ दरभंगा, और क्योंकि मेरा मकान हुआ। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल कुमार झा के अध्यक्षता में सैकड़ों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय से लहरियासराय टावर तक प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अर्थी जुलूस निकाला और साथ ही पुतला दहन भी किया। अध्यक्ष राहुल झा ने कहा कि सरकार के सभी मंत्री जब विपक्ष में थे तो 60 रुपये पेट्रोल होने पर नंगा नाच करते थे, और आज उन्हें शर्म नहीं आती कि पेट्रोल और डीजल 80 रुपए के पार हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ते और पेट्रोल डीजल जनता के ऊपर एक बोझ सी बन गई है। एक तो कोरोना काल है, ऊपर से ये बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम जनता के पकड़ से बाहर हो रही है। इस तरीके से केंद्र सरकार जनता से जबरन पेट्रोल और डीजल के नाम पर रुपया वसूली कर रही है। अध्यक्ष का कहना था कि एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, प्रधानमंत्री का ध्यान उधर नहीं जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री भारत देश के गरीब जनता के जेब से पैसे ऐंठने के लिए डीजल और पेट्रोल की दाम बढ़ा रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डीजल और पेट्रोल की दामों में लगातार कमी होती नजर आ रही है। इसके बावजूद भी भारत में लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं से गलत है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार को जमकर कोसा और जमकर नारेबाजी भी की, और प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का पुतला भी दहन किया। आज उन्हीं का बात उन्हीं पे लागू होता है। जब वो सत्ता में विपक्ष में थे तब वो कहते थे कि पेट्रोल डीजल की मार नहीं सहेगी ये सरकार। आज सत्ता में आने के बाद वो कहने लगे कि आपको नसीब वाला चाहिए कि बदनसीब वाला चाहिए। मैं उनको आज याद दिला देना चाहता हूँ कि
कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे कम है इनके शासनकाल में। इसके बावजूद इन्होंने जो लूट मचा रखा है पेट्रोल डीजल पे, शर्म की बात है कि आज इनके शासनकाल में ही डीजल का दाम जो है सो पेट्रोल से आगे निकल गया है। जबकि अभी के वक्त में किसान का रोपनी का काम चलेगा, धान का रोपनी का काम चलेगा। इनको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक लूट का माध्यम बना दिया है। हम लोग इनके इसी पेट्रोल डीजल के हम मांग करते हैं कि आप अपने पेट्रोल डीजल पे जो फोटो लगाए थे अब आप लगा दीजिए कि दीनदयाल लूट उपाध्याय पेट्रोल डीजल पे फोटो उसका। इसी को लेकर आज हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल कुमार झा, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष। के लोगों और युवा कांग्रेस और NSUI के लोगों द्वारा जो आक्रोश जो है पेट्रोल डीजल पे जो रेट बढ़ता जा रहा है इस कोरोना काल में, जब लोग विपत्ति से परेशान हैं और लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढने के लिए लोग अपने मोटरसाइकिल का गाड़ी का प्रयोग करते हैं, फिर भी ये लोग बार बार डीजल और पेट्रोल पे जिस तरीके से पैसा बढ़ा रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है और ये पैसा को इकट्ठा कर रहे हैं और इस पैसा का गलत प्रयोग ये लोग करते हैं जो नेताओं को खरीदने में किया जाता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी का अस्थि निकाला है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और आज हम लोगों ने कह दिया है पूरी तरीके से कि अगर इसी तरीके से वो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाते रहे और अगर पेट्रोल डीजल का दाम वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग फिर से अस्थि विसर्जन करेंगे और अगले इलेक्शन में उनको टिकने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों को ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो बार बार युवाओं को, लोगों को परेशान करे। इस कोरोना काल में हम लोगों को जिस चीज़ की जरूरत है वो हमें मिल नहीं रहा है और जो चीज़ की जरूरत नहीं है उस चीज़ पे लोग बार बार रेट बढ़ाते जा रहे हैं। रेट बढ़ाने का सीधा मतलब है कि इसका इफेक्ट जो है ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगा और चीज़ें महंगी होगी। कब तक इस तरीके का रोना हम लोग रोते रहेंगे? लेकिन अगर अब दोबारा अगर ऐसा रोना पड़ा हम लोगों को तो कह देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से और केंद्र सरकार से कि इस तरीके का आक्रोश रैली निकलेगा जो दरभंगा से दिल्ली तक जाएगी और उनको गद्दी से उतार के छोड़ेंगे। शादाब अख्तर, NSUI प्रदेश सचिव, बिहार। आम आदमी पार्टी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जो मिर्जापुर लालबाग होटल जानकी में किया गया, जिसमें दरभंगा जिला कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्ष AK सिन्हा के अध्यक्षता में इस प्रेस वार्ता के आयोजन की, जिसमें अंगेश कुमार, बिहार प्रदेश संगठन सचिव, बिहार डायलॉग कमीशन उपाध्यक्ष पंकज प्रियदर्शी भी उपस्थित रहे। इन लोगों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर को घेरा है। आम आदमी के पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं जिन्होंने प्रेस वार्ता किया, उनका कहना था कि दरभंगा के स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग किए हैं, ये कतई शोभनीय नहीं है, ये अपमानजनक है। सांसद को सोचना चाहिए था कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए ऐसे शब्द का उपयोग करना कहीं लाजिमी नहीं है, कहीं से एक सिद्धहस्त व्यक्ति का परिचय नहीं दे पाता है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष AK सिन्हा का कहना था कि जिस तरीके से गोपाल जी ठाकुर के द्वारा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी की गई है, ये काफी निंदनीय है। उन्हें इस काम के लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी के द्वारा ये मांग की गई है कि इनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए, इन्हें फिलहाल निलंबित की जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि प्रेस वार्ता का आयोजन करके आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष AK सिन्हा ने क्या क्या बातें कही, किस तरीके से उन्होंने सांसद गोपाल जी ठाकुर को घेरा है, आप स्वयं देखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने जिस प्रकार से बयान दिया है हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के, उससे पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ये कहती आ रही है कि पार्टी विद द डिफरेंस, मतलब हम एक अलग तरीके की राजनीति करते हैं, तो इनके जो सांसद हैं इनकी मानसिक दशा या मनोदशा कोई वो बयान दिखाता है। और आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि इस किस मनोवृत्ति से गुजर रहे हैं जो इस कदर
इस तरीके से परेशान होकर के एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है उसके बारे में इतने डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ये परिलक्षित हो रहा है कि उनको इस बात का आभास हो चला है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से राजनीति करती है और जिस तरीके से बिहार के अंदर उन्होंने काम किया है पिछले लॉकडाउन से लेकर के अभी तक, उससे उनकी बौखलाहट का पता चलता है। और इस बात को वो बखूबी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी के वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को अरविंद केजरीवाल जी ने मजबूर कर दिया कि वो गली गली दिल्ली चुनाव में पर्चे बांट रहे थे। तो इस बात का आभास भारतीय जनता पार्टी और जदयू, ये दोनों पार्टी के नेताओं को है कि देश का जो सबसे कद्दावर व्यक्ति है उसको अगर पर्चा बांटने पे अरविंद केजरीवाल मजबूर कर सकता है तो बिहार के नेताओं का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगाइए। इस बात को लेकर के बौखलाए हुए हैं और उनको इस बात का अंदाजा चल गया है कि आम आदमी पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूत विकल्प के तौर पे जनता के सामने होगी। इसीलिए इस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं, जिससे ये परिलक्षित होता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कितने सीटों पर तैयारी है आपकी बिहार विधानसभा में? हम लोग समूचे 243 सीटों पे हमारा संगठन है विधानसभा में, 534 प्रखंड में हमारा संगठन है। हम अपने संगठन का विस्तार पंचायत लेवल पे बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं समूचे बिहार के अंदर। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे जो प्रभारी माननीय संजय सिंह जी हैं, वो तय करेंगे कि हम लोगों को कितने सीट पे लड़ना है, नहीं लड़ना है, कौन कौन सा सीट उसमें आएगा नहीं आएगा। लेकिन इतनी बात मैं जरूर आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को, दरभंगा की जनता को, मिथिलांचल की जनता को ये बताना चाहते हैं और आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में एक मजबूत विकल्प के तौर पे आपके सामने आम आदमी पार्टी होगी और आप सभी लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे किस प्रकार प्रदेश में जो पिछले 30 सालों से जो जंगल राज की राजनीति हो रही है और सरकारें चल रही हैं उसको बदलने में और एक नई शुचिता की राजनीति और डेवलपमेंट की राजनीति करने वाले जो पार्टी है उसको किस तरीके से स्थापित करने का काम आने वाले विधानसभा में करना है, ये सुनिश्चित बिहार की जनता करेगी और हम एक मजबूत विकल्प के तौर पे उनके सामने खड़े होंगे। क्या नाम हुआ? पंकज प्रियदर्शी, संगठन सचिव। विजुअल रैली था और विजुअल रैली के दरमियान में दरभंगा के जो सांसद हैं श्री गोपाल ठाकुर जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए इतना आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है, इतना निंदनीय बयान दिया है कि मैं विरोधी होते हुए एक सामान्य आदमी के लिए नहीं बोल सकता हूं। और मैं यही सवाल खड़ा करना चाह रहा हूं, क्या यही भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, यही व्यवहार है? जिस सवाल को घेरे में रख करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का अपमान करने का काम किया है, वस्तुतः यह है कि दिल्ली में जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को बिहार भेजने के लिए 1.5 लाख मजदूर हम लोगों ने ट्रेन से भेजा है और हमारे माननीय सांसद प्रभारी संजय सिंह जी ने अपने कोटे का जो हवाई यात्रा का खर्च था उसको प्रवासी मजदूरों के लिए समर्पित किया। फिर हम लोगों ने चार्टर प्लेन के माध्यम से वहां बिहारी मजदूरों को यहाँ भेजने का काम किया है। सैकड़ों बसों से हम लोगों ने यहाँ पे भिजवाने का काम किया है। दिल्ली सारे प्रवासी मजदूर कमाने के लिए आते हैं, उनको वहां पर जब उनका रोजगार छिन गया, उनका हम लोगों ने सेवा किया, उनका रहने का व्यवस्था हमने किया, उनका खाने का व्यवस्था किया, जो कि पूरे मीडिया कर्मी ने, पूरे देश की मीडिया ने देखा है कि प्रत्येक दिन 10 लाख प्रवासी मजदूरों और जो जिनके पास में खाने का साधन उपलब्ध नहीं था, 10 लाख लोगों को प्रत्येक दिन खाना खिला रही थी दिल्ली सरकार। तो ये जब प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के कारण जब रोजगार छीना है और बिहार आए हैं, तो बिहार के गांव-गांव में जाकर के अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के काम करने के मॉडल की प्रशंसा कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के काम करने के तरीके का प्रशंसा कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना काल में उनका सेवा किया गया, किस तरीके से उनको बिहार पहुंचाने का, मुफ्त में बिहार पहुंचाने का काम किया गया, हवाई यात्रा करवाई गई उनकी, जो जिनके पास में चप्पल नहीं था, जिनको खाना नहीं था, जिनको दवाई नहीं मिल रहा था,
एक कंधे पे बच्चे उठा के ले रहे थे, दूसरे कंधे पे उनका सामान चल रहा था। ऐसी विपरीत परिस्थिति में मात्र एक सरकार, एक पार्टी ने काम किया है, वो दिल्ली सरकार है। बाकी सारे राज्यों के प्रतिनिधियों का, सत्ताधारियों का जो रवैया रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो यहां तक कहा दे कोई बिहार के से बाहर के लोग यहां पर नहीं आएंगे। उस समय में हम लोगों ने झगड़ा करके ट्रेन बुक करके बिहार के लोगों को यहां पहुंचाने का काम किया है, और आज वो 1.5 लाख लोग हमारे कार्यकर्ता बनकर घूम रहे हैं, जबकि उनको किसी तरीके का आदेश अभी तक अरविंद केजरीवाल के माध्यम से नहीं आया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से दिल्ली में बदलाव आम आदमी पार्टी ने किया है वो बदलाव बिहार में होना चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका हमारा अपमान। प्रवासी मजदूर अब बिहार से बाहर नहीं जाएगा। हालांकि संकट चल रहा है, जब हम पूरे बिहार घूम रहे हैं तो सभी लोग संपर्क कर रहे हैं कि सर बिहार में भी आम आदमी पार्टी की सरकार लाइए। ये बौखलाहट है बीजेपी की कि लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के सांसद हमारे ऊपर में आक्रमण कर रहे हैं। नीरज कुमार जी भी आप जानते होंगे, आपके अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, उन्होंने आक्रमण किया है। अभी आपके सांसद ने आक्रमण किया है। जदयू और बीजेपी की जो 15 साल की सरकार है, इसको मैं जंगल राज पार्ट 2 बोल रहा हूं, क्योंकि जंगल राज पार्ट 1 के नाम पर चुनाव जीत के आए थे और बिहार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बिहार में उतना ही अपराध अभी है, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था उतना ही बदहाल है, स्वास्थ्य की व्यवस्था उतना ही बदहाल है, करप्शन चरम सीमा पे है और रोजगार तो है ही नहीं। पूरे बिहार के लोग अब त्राहिमाम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी अपनी संगठन को मजबूत कर रही है। यहाँ पर सब लोग, हम लोग जुड़ रहे हैं और चुनाव का समय है। ये बीजेपी की तरफ से बौखलाहट है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं पूर्णिया, अररिया, सीमांचल के एरिया से घूम के आ रहा हूं और वहां का जो उत्साह है वो देखने के लिए बन रहा था। मुझे लग रहा था कि बिहार अब दिल्ली बनने के ऐसा उत्साह दिखा रहा है। आम आदमी पार्टी ये जो वर्चुअल रैली करने वाले हैं ना, इनकी एक्चुअल रैली हम लोग अब निकालेंगे, जैसा हम लोगों ने दिल्ली में निकाला है। क्योंकि जमानत जब्त उनको जमानत बचाना मुश्किल हो गया था, बिहार में भी अब इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट से नहीं करती है, जनता से जुड़कर काम करती है। और आम आदमी पार्टी जनता से जुड़कर काम कर रही है, क्योंकि अब धर्म के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। भूख हर एक इंसान को लगता है, रोजगार हर एक इंसान को चाहिए, हॉस्पिटल हर एक इंसान को चाहिए और सबके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए बेहतर स्कूल चाहिए। और वो दे सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है, जो कि दिल्ली में हमने करके दिखाया है। जब वहां भी हम शुरुआत कर रहे थे तो किसी को विश्वास नहीं होता कि आम आदमी पार्टी जैसे नई पार्टी ये काम कर सकती है, लेकिन आज हमने जब करके दिखाया है तो बिहार के ही लोगों ने, दिल्ली में हम भी बिहार से, हम भी दिल्ली में काम करते थे, बिहार के लोगों ने जिस तरीके से दिल्ली की सरकार बनाई है, अब बिहार के लोग अपनी सरकार बिहार में बनाएंगे। यही हम कहने के लिए आपसे आए हैं। समाज विकास में सामाजिक संस्थाओं का अहम योगदान होता है। असल में सामाजिक संस्थाएं समाज की जरूरत होती है, इसके माध्यम से जरूरतमंदों को आवश्यक सहायता मिलती है। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन ने भी अपने सामाजिक कार्यों से अमिट छाप छोड़ी है। इस संगठन ने विगत 15 वर्षों में जो कार्य किया है वह आज की तिथि में नजीर बना हुआ है। फाउंडेशन की योजनाएं शहर से लेकर गांव तक संचालित हो रही है। उपरोक्त बातें प्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा ने प्रभात दास फाउंडेशन के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर कही। श्री वर्मा ने बताया कि यह फाउंडेशन असल में वैचारिक परिवर्तन की अलग जगह रही है। इसके हजारों कार्यकर्ता खामोशी से समाज के विकास की इबारत दर्ज कर लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। संस्था ने जिस तरीके से युवाओं, महिलाओं आदि के बीच जाकर और दूसरों के लिए भी अनुकरणीय है। इसके संस्थापक डॉक्टर प्रभात रंजन दास जिस तरह से अपनी मातृभूमि हेतु योगदान विदेश में रहते हुए भी कर रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो उतनी कम है। जबकि फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा ने फाउंडेशन के विगत वर्ष संचालित हुई योजनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि संस्था समाज के सभी आयामों पर कार्य करती है। विगत 15 वर्षों में संस्था के द्वारा स्वावलंबन शिविर का संचालन कर लाखों महिलाओं को हुनरमंद बनाया जा चुका है, जबकि सैकड़ों महिलाओं अपने हुनर के बदौलत परिवार का आर्थिक बोझ भी उठा रहे हैं। वर्ष 2019-20 में संस्था के द्वारा 78 क्विज निबंध प्रतियोगिता, भाषण संभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं 52 सेमिनार, 24 मेडिकल कैंप एवं 30 सफाई अभियान आदि का भी संचालन किया गया।
कोरोना संकट काल में भी डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन ने समाज के लिए अहम भूमिका निभाई। आइए आपको दिखाते हैं कि इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा ने क्या क्या बातें कही, आप खुद सुनिए। आज प्रभात दास फाउंडेशन का 15 वर्ष बहुत जिसे कहते हैं कि विकास के साथ संपूर्ण हुआ है। उस उपलक्ष्य में मुझे आपके बीच आकर बहुत खुशी हुई। प्रभात दास फाउंडेशन का जो इस अंतराल में कार्य हुआ है वह बहुत ही प्रशंसनीय है और करीब करीब समाज के हर वर्गों को आपके जो प्रयास का, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आपके जो जिसको कहते हैं कि आपने जो अपना एक अमिट रेखा छोड़ा है इस समाज पर, उससे लोग पूर्ण तरह अवगत हैं, वाकिफ हैं। जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको तो बहुत ही अधिक मालूम है, और जो जिन लोगों को जिन आम जनता के बीच आपने जाकर जो काम किया है उससे आम जनता को भी काफ़ी फायदा हुआ है और लोग जानते हैं। क्योंकि अभी हम लोग एक बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कोविड-19 का अनलॉक फेज 1 शुरू हुआ है और उसके पहले जो लॉकडाउन हुआ था तो उससे पूरी तरह से समाज में एक तरह से समझिए कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। इस समस्या के निदान के लिए जहाँ वैज्ञानिक लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशंस निकल रहा है। जो उसके जो विशेषज्ञ हैं वह उस पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो आम लोगों को इसके प्रति जो जागरूकता चाहिए उसकी मैं कमी पा रहा हूँ। और उस कमी को पूरा करने में जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, प्रभात दास फाउंडेशन जैसी उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मैं जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता रहा हूँ। मैं जब आज अभी पहले अपने घर से निकला तो मैं काउंट कर रहा था, गिनती कर रहा था कि कितने लोगों ने जो रोड पर हैं अपने नाक पर लगाया है, मास्क लगाया है। तो हार्डली 35 और 200 से ज़्यादा लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मैं पास हुआ। तो हार्डली देखिए, मैंने लेस देन 20% लोग इसका महत्व समझते हैं और सभी मैंने जो जागरूक हैं। अब मैं अब शहर की बात बता रहा हूँ, मैं देहात में मैं अभी नहीं जा पाया हूँ, थोड़ा इसका आइडिया नहीं है। तो इसको कौन बतलाएगा कि आपको अगर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है तो आपको कुछ काम करना होगा अपने बॉडी के लिए। हाथ धोना, मास्क लगाना, और तो कम से कम दिया गया है, नहीं तो कम से कम तौलिया, रुमाल। तो ये जो बड़ा गैप है ना, उस गैप को, मन जागरूकता के इस बड़े गैप को आपकी संस्था अपने प्रयास भर रही है। तो एक छोटा सा प्रयास सही दिशा में बहुत मूल्यवान होता है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपने जो किया है यह एक अच्छी बात है। मुकेश जी ने मुझे बताया है कि आपका प्रोग्राम है आज वृक्षारोपण का। तो वृक्षारोपण आप जो करने जा रहे हैं, करते आ रहे हैं, परेशान करते आ रहे हैं, उसी की कड़ी में एक यह है। लेकिन इन कठिन समय में भी
विषम परिस्थितियों में भी आपकी सोच ठीक दिशा में, यह मैंने बहुत जानने की और अप्रिशिएट करने की बात है। तो आपको सफलता मिलती रहे, आप जो भी काम करें उसमें सफलता मिलती रहे, यही हमारी शुभकामना है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने
इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था, सुसज्जित एवं विकसित कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होगी। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृपितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।